नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इस हफ्ते की एक छोटे हफ्ते की शुरुआत हुई ब्लैक मंडे से और ख़त्म हुआ गुड फ्राइडे पर। तो इस पूरे हफ्ते की जिस्ट ये रही कि हमने शुरुआत ख़राब करी और धीरे 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 चीज़ें बेटर होती गई। एक मीम कहीं आप लोगों ने घूमते देखा होगा, वो एक साउथ की फिल्म का एक मीम था और उसमें पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है और वो मशीन रहती है, वो मशीन के बटन दबाते रहते, पेशेंट उठता रहता है, गिरता रहता है, उठता रहता है, गिरता रहता है। वैसी इकोनॉमीज़ की हालत हो गई है। ट्रम्प साहब बटन दबाए जा रहे हैं, बाजार उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है। सो तीन तरह की चीज़ें होती है बाजार में पढ़ने के लिए। दो तो हमने पढ़ी थी, तीसरी अब शुरू हुई है। पहली थी फंडामेंटल, दूसरी थी टेक्निकल, तीसरी है ट्रम्पोनॉमिक्स। ये तीसरा नया टर्म आ गया है। दो का तो ज्ञान हमें थोड़ा बहुत है। ट्रम्पोनॉमिक्स नई चीज़ है, इसका ज्ञान सिर्फ ट्रम्प साहब को है। वो क्या करेंगे, कब करेंगे, किस मात्रा में करेंगे, किसके लिए करेंगे, ये तब भी नहीं पता। और इतना खुला करेंगे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि वो बोलेंगे बाय डाउ और उसके बाद डाउ में तेजी, और अगले दिन बताएंगे भी कि ये भाई साहब ने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया। अब अनुमान था कुछ। सुमित, पता क्या, डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे अच्छी चीज वो लोग फिर भी थोड़ा सा जज कर पा रहे हैं जिन्होंने उनका पहला एरा देखा था 2016 से 2020 वाला। अब जो लोग बेचारे, जो नए निवेशक 2020 के बाद एंट्री किए, उनको तो पता ही नहीं कि ट्रंप करेंगे क्या। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया मार्केट में सरवाइव करना। अभी देखो, आपने ये सबको पता था कि वो लास्ट मिनट पर कुछ भी कर सकते हैं। मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था, नहीं किसी और से बात कर रहा था, किसी रिसर्च एनालिस्ट से। तो ये परसों की बात है आई थिंक, जिस दिन उन्होंने माफ़ कीजिएगा, ये बुधवार की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने सारे टैरिफ वैरिफ हटाए कि 90 दिन का डेफरमेंट किया। तो उसी दिन मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि लास्ट मिनट में वो कुछ भी कर सकते हैं और मुझे लगता है फ्राइडे का मार्केट कुछ नया करेगा। मैंने कहा गिरने के चांसेस कम है, 30% और 70% चांसेस है कि बढ़ जाएगा मार्केट। वो इसलिए कि ट्रंप कुछ ना कुछ खेल करेंगे, और वो कर दिया उन्होंने। तो इनका कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज तो पक्का पता है कि इस पूरी गिरावट में पैसा अगर कहीं बना है तो वो अमेरिका के कुछ लोगों ने बनाया। जबरदस्त। और वो मतलब बेच के भी बनाया होगा और खरीद के भी बनाया होगा। देखो, दोनों तरह का पैसा बन रहा है। देखो इस समय तो मतलब जो ट्रंप के दोस्त है ना, सबसे अच्छे तो वही खुश है। पैसा नहीं, मुझे इलेक्शन का पूरा हिसाब किताब शायद रेडी हो रहा होगा मे बी। खैर, लेकिन ये सब चीज़ों को अलग रखते हैं। पिछला हफ्ता जो था, वैसे बाजार में निफ्टी, सेंसेक्स सब नीचे बंद हुए। आईटी बैंक थोड़ा रिस्पाइट में बंद हुए। अगर कल यानी कि वो गुरुवार के दिन बाजार बंद ना होता तो शायद हम थोड़ी और बेहतर सिचुएशन में होते। वो एक दिन का खामियाजा भुगतना पड़ा जिसकी वजह से निफ्टी लाल निशान में आया हफ्ते में, लेकिन अदरवाइज अगर वो भी ठीक रहता तो शायद बाजार ज़्यादा बेहतर होता। बुधवार की रात जितनी हसीन थी, गुरुवार की रात उतनी हसीन नहीं रही। देखिए, गुरुवार लोग बुधवार को खुश हो रहे थे और दुखी भी हो रहे थे, दोनों फीलिंग थी। ये मार्केट बंद क्यों हुआ? थर्सडे पहली बार फील हो रहा मार्केट पहली बार ये मार्केट बंद क्यों हुआ? उससे पहले लोग कह रहे थे मार्केट में छुट्टियां 14, 17, 10 इन तारीखों को क्यों आ रही है, जल्दी आ जाए, है ना। और जब आ गई तो लोगों को लगा नहीं, ये तो छुट्टी गलत हो गई है। और थर्सडे का दिन वही था। थर्सडे को अगर हमारा मार्केट खुला होता ना, तो सुमित मैं बता रहा हूँ 3 या 4 हज़ार पॉइंट सेंसेक्स ऊपर होता उस दिन, क्योंकि जिस तरह की गिफ्ट निफ्टी की हालत थी, 800-900 पॉइंट ऊपर था। 3 गुना 4 गुना आप कर लो तो अच्छा खासा मार्केट खुलता। एग्जिट मिल जाते लोगों को बहुत सारे, लेकिन नहीं मिल पाए एनीवेज, क्योंकि सेंसेक्स सिमट के रह गया और निफ्टी भी 300-400 पॉइंट में ही सिमट के रह गया। तो वो उतना मजा नहीं आया फ्राइडे को जितना कि शायद थर्सडे को आता अगर मार्केट ओपन होता तो। और एक बढ़िया चीज़ हुई थर्सडे को ही, वो आया टीसीएस के नंबर। बाजार की टोन सेट कर दी। अच्छी चीज़ क्या है कि ऐसे दिन टोन सेट हुई जिस दिन बहुत डैमेज नहीं हुआ टीसीएस को एटलीस्ट, वरना किसी बुरे दिन में आया होता ऐसा नंबर तो शायद बुरी हालात होते। लेकिन टीसीएस में सारे लोगों का एक ही सवाल है, इनफैक्ट टीसीएस के जो लोग हमें सुन रहे होंगे उनका भी यही सवाल होगा कि वेज हाइक क्यों टाल दिया। देखिए, वेज हाइक टाल कौन सैलरी बढ़ाना चाहता है? नहीं ऐसा मत बोलो, जिन लोगों ने काम किया उनके लिए तो बहुत नहीं, मेहनत है। मतलब सैलरी ना बढ़ाने के तो सुमित अब मौके ढूंढे जाते हैं। ये बात है। वैसे आमतौर पे ये मतलब ये मित्तल से पूछिएगा और ये पिछले 20 साल में ये भी बात एक्सेप्ट कर लेंगे, हर बार मार्च में आके आर्थिक मंदी सी क्यों दिखाई पड़ती है जब अप्रेजल आने वाला होता है? ऐसा क्यों होता है? ये हम ऑफ द कैमरा ज्यादा अच्छी बात कर पाएंगे, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि ये हर इंडस्ट्री का है। आज अगर आप देखो, जरा सी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं
और आपने सीधा उस पर डाल दिया, एम्प्लॉयज़ पर डाल दिया या किसी पर भी कि अभी तो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, सैलरी हाइक नहीं होगी। आप स्टॉक मार्केट में देख लो, इसमें ब्रोकिंग इंडस्ट्री का भी नाम लूँगा, जब वो 6 महीने एक्सेप्शनल पैसा कमाते हैं जब, तो ठीक है। अब जैसे अप्रैल से सितंबर तक पैसा कमाया, मज़ा आ गया, खूब पैसे भर लिए। अब जब अक्टूबर से मार्च तक का क्वार्टर खराब रहा तो आप नेट में लॉस में नहीं गए होगे कोई भी, लेकिन क्या होगा कि अप्रैल में उसका इंपैक्ट जरूर दिखा दोगे कि नहीं भाई पैसे तो नहीं है इस बार, तो ये तो साल आप देख ही रहे हो खराब है। तो ये हर इंडस्ट्री में सुमित। अब वेज हाइक क्यों नहीं किया? देखो मार्जिन ऑलरेडी उनके कम आए हैं, 24.19% आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम 26 से 28% मार्जिन लेकर आएंगे, तो अब वो वेज हाइक नहीं करके या टाल के ऐसे ही लेकर आएंगे। 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनके। अब अगर वेज हाइक करेंगे तो ये कोई 200-400 लोगों की कंपनी होती तो चलो झेल भी लेती, 6 लाख अब कितने लोगों के हाइक करने हैं? नहीं, लेकिन तो इस सेक्टर में इन नंबर्स को बाजार ने क्या ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखा है? क्योंकि आज आईटी के नंबर्स आने के बाद टीसीएस नहीं टूटा, समझ में आता है, बाकी कोई भी नहीं टूटा, इसका मतलब बहुत हद तक तुझे डिस्काउंट हो गई है। नहीं, मुझे देखिए दो चीज़ जो कि मार्केट ने इसको नहीं देखा, या मतलब मार्केट ने देखा लेकिन शायद आम आदमी ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया। टीसीएस की टीसीवी जो थी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वो थी 12.2 बिलियन, जो कि बड़ी। और उन्होंने कहा कि हमारा जो ये साल होगा वो पिछले साल से बेटर होगा। पिछले साल से बेटर होगा। तीसरा उन्होंने कहा कि ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं है, ऑर्डर्स में देरी है, कैंसिलेशन नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट बात। चौथा, मार्जिन्स को लेकर उन्होंने कुछ नेगेटिव नहीं बोला। पांचवा, उन्होंने बोला कि भाई फरवरी तक सब कुछ ठीक था, मार्च में आकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी हैं और टैरिफ भी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ कि बाकी आईटी कंपनीज को एक आउटलुक मिल गया। आपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए, कोई बात नहीं, आपका शेयर नहीं चला, टीसीएस बिल्कुल शांत रहा। आउटलुक पर चलना चाहिए था लेकिन नहीं चला, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, बाकी आईटी शेयर जिनके नतीजे अच्छे आने, खासतौर से मिड कैप आईटी के, वो चल गए। तो यही एक कारण रहा। तो मुझे लगता है कि जो टैरिफ को लेकर टेंशन है, अच्छा आप 30% 35% गिरने के बाद, क्योंकि 46,000 का आईटी इंडेक्स अभी 32-33,000 आ गया, तो आपको इतनी टेंशन भी नहीं होती ट्रेड लेने में ना, डर ही नहीं है कि खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए उतना डर नहीं है कि एकदम से पूरी वैल्यू साफ हो जाएगी। आप ऑलरेडी 30% पिट कर आए हो, तो ठीक है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। नहीं, इनफैक्ट आज अभी मैं थोड़ी पहले जेएम फाइनेंशियल वालों से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने भी ये बात मेंशन करी कि अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हो तो आईटी की मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस समय आपको बाजार में वो नहीं ढूंढना है जो एग्रेसिव है, इस समय वो ढूंढना है जहाँ पर रिस्क कम है, केमिकल में कम है, इस समय फाइनेंशियल्स में कम है, इस समय इवन आईटी में बहुत कम हो चुका है। एशियन पेंट उन्होंने कहा कि भर के लीजिए 60%, मतलब वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड पे तो अभी थोड़ी पहले बहस कर ही चुके हैं लेकिन अदरवाइज एशियन पेंट की इनपुट कॉस्ट में कहीं क्रूड यूज़ होता है और बड़ा क्वांटिटी में यूज़ होता है। एशियन पेंट के दो सबसे बड़े यूज़र जो होते हैं, मतलब एशियन पेंट कह रहा सॉरी, क्रूड के सबसे बड़े दो यूज़र जो होते हैं, उनमें एक होता है तेल कंपनियों में एविएशन और दूसरा होता है पेंट्स। तो तेल में एविएशन तो अपना नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, पेंट अभी ऑल टाइम लोज के आसपास ही घूम रहा है। सो एशियन पेंट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी या किसी पेंट कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस समय काफ़ी बेहतर है और कंजम्पशन ड्रिवन पार्ट भी है, उसका कोई टैरिफ से बहुत इंपैक्ट होना भी नहीं है। सो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये कंपनी को एक बार को फिर भी आप देख सकते हो। तो ऐसी कंपनियां जहां पर रिस्क रिवॉर्ड में आपके पास रिस्क कम हो और रिवॉर्ड बड़ा हो, उनको एक बार को आप देख लीजिए, वो इस समय के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली सूटेबल है। जैसे रिलायंस को भी उन्होंने उसी सूची में डाला कि वो भी बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं, रिलायंस जैसी कंपनी में, वो बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है। सो लाइकवाइज आप कंपनियों को आइडेंटिफाई करते रहिए और उनके अंदर पैसा डालते रहिए, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ हर जानकार जो बोल के जा रहा है, अपनी एसआईपी मत रोकिए, घबराइए मत। बाजार की सिचुएशन देखकर घबराहट होती है, मैं मानता हूँ, जिसका पैसा डाला उसकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट घबराइए मत, एसआईपी कंटिन्यू रखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए, और स्टिक टू गुड नेम्स। अभी वो एक्सपेरिमेंट वाला टाइम नहीं है कि आप 5 रुपये का शेयर या 10 रुपये का शेयर या 20 रुपये का शेयर पकड़ने लग जाओ। अभी आप बढ़िया शेयरों को ले लेके रखिए, पोर्टफोलियो बनाइए, अच्छा पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा। एक बड़ी चीज़ बोले गए कि 1.5 साल में नहीं 12 महीने में नया ऑल टाइम हाई भी आएगा। हाँ बिल्कुल सुमित, मैंने भी जितने इंटरव्यूज़ किए ना इस पूरे वीक में, किसी ने नेगेटिव नहीं बोला। सब लोग ये बोल रहे हैं ठीक है, देखो डोनाल्ड जितना ये चाइना का मैटर फंसेगा अमेरिका के साथ, उतना हमारे मार्केट्स के लिए अच्छा है, बेहतर है। क्यों? क्योंकि चाइना का जितना बड़ा ट्रेड है अमेरिका से,
अगर अब वो चाइना एक्सपोर्ट नहीं करेगा, अब वो टैरिफ वो 100% लगाए 400 भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रेड होना ही नहीं है उन दोनों का। इसका मतलब ये है, तो अगर ट्रेड नहीं होना तो आपको माल तो खरीदना है, माल किससे खरीदोगे? जो सेकंड बेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड बेस्ट है, उनसे लोगे, जो माल जिन पर कैपेसिटी पड़ी हुई है, उसमें इंडिया है। तो इंडिया के लिए तो ये सुनहरा अवसर है। अगर इसको भी नहीं बुना पाए तो मतलब हमारी इकोनॉमी का क्या ही होगा, फिर बहुत स्लो स्पीड पे ही चल पाएगी। नहीं, एक और बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ आपको, तो याद होगा जब कोविड आया था तो पहला 1000 जब केसेस आए थे या 5000 केसेस आए थे, तब बाजार ने अपना बॉटम बनाया था। लेकिन जैसे ही पहला 1,00,000 केस हिट किया, बाजार का बॉटम बन के बाजार भाग गया था। तो जैसे ही चाइना का टैरिफ का पहला नंबर आया, 85, 86, 105 जो भी नंबर आया, वहां बाजार टूटना शुरू हुआ। जैसे ही ये 500 हो जाएगा, लड़ते लड़ते किसी दिन तो 500 पहुंच ही जाएंगे, उस दिन बाजार बना देगा तेजी, क्योंकि एक चीज के ऊपर एक बार ही पिटाई होगी। वो ऐसा ये टीचर नहीं है कि मूड में बार बार घूम घूम के आके फिर पीट के चला जाएगा। ये एक बार एक ही चीज के लिए पिटाई हो गई, खत्म, चलो आगे बढ़ो। सो ये सिचुएशन शायद क्रिएट होनी चाहिए आइडियली, लेकिन क्योंकि इस बाजारों को हम लोग पहली बार देख रहे हैं, एक ऐसा इंटरेस्टिंग मार्केट है जो हर रोज एक नया रूप दिखा रहा है। तो जब नया ही रूप देख रहे हैं तो हम भी सीख रहे हैं, लाइकवाइज आप भी सीखते चलिए क्या सिचुएशन बनती है। बिल्कुल, देखिए इस समय पिछले आप 5-10 साल में उठाकर देखो, कोविड हमारी जनरेशन ने नहीं देखा, रशिया यूक्रेन वॉर जैसा दो बड़ी इकोनॉमी, जिसमें कि चलिए यूक्रेन तो छोटा था, लेकिन इराक के वॉर के बाद, गल्फ वॉर के बाद इतना बड़ा वॉर अब हुआ है। लेकिन सुमित, उसमें ना इराक वाले वॉर में ना वर्ल्ड वॉर होने का खतरा नहीं था। इस वाले वॉर में ना वर्ल्ड वॉर होने का खतरा था, क्योंकि अमेरिका और बाकी यूरोप की शक्तियां यूक्रेन के साथ खड़ी थी और रशिया अकेला खड़ा था, और रशिया के साथ चाइना था। तो अगर ये वॉर एस्केलेट होता रशिया यूक्रेन वाला, तो ये कुछ भी रूप ले सकता था। लेकिन ये खुशकिस्मती है ह्यूमैनिटी की, और हम बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट्स वाले लोगों की, कि वो वॉर इतना खतरनाक नहीं बना जितना कि बन सकता था, और उसका फायदा मिला हमें। लेकिन अगर आप देखो रशिया यूक्रेन वॉर, हम इतने बड़े वॉर हमने नहीं देखे। अगर आप देखो कोविड, इजराइल हमास, तो चलो ठीक है, उसमें वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस कम ही थे, क्योंकि हमास हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इनकी साइड कोई लेने नहीं आता। तो ये तो बेचारे ऐसे हैं कि इनके साथ कोई कंट्री लड़ जाए तो लड़ जाए, उनकी आपसी लड़ाई है। लेकिन आप देखो कोविड पहली बार आया था, चाइना का करेंसी वॉर जो हुआ था, जिसमें युआन का प्रॉब्लम आया था 2015-16 में, वो पहली बार आया था। डिमोनेटाइजेशन आपने 2016 में, आपने जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, इनडायरेक्ट टैक्स का सीधा स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। मतलब कितनी चीजें मार्केट ने देखी हैं। और 2008 में बैंकों का गिरना, अरे ये इससे एक आंकड़ा, यस बैंक एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आंकड़ा अभी मेरे को अभी याद आया, तो जरा बता ही देता हूँ, लगे हाथ वो नंबर भी। देखो पिछले 20 साल में ये निफ्टी की टॉप 10 कंपनियां हैं, ठीक है, निफ्टी की टॉप 10 कंपनियों का एक रिटर्न आपके सामने रखता हूँ। रिलायंस का 18% का CAGR है। CAGR यानी कि ऑलमोस्ट हर साल इतना पैसा बना के देती है। ये रिलायंस का CAGR है। सेकंड नंबर पे HDFC बैंक है, 19% का CAGR। TCS का 16% का CAGR। भारतीय एयरटेल का 15 से 16% का CAGR। ICICI बैंक 16% का CAGR। SBI 13 से 14% का CAGR। इन्फोसिस 13%, HUL 13%, बजाज फाइनेंस एक्सेप्शनल है 37% का CAGR, और ITC का 14% का CAGR। ये जो बात बोली है, इसकी रिलेवेंस क्या है? ये 20 साल का CAGR है। 20 साल का मतलब समझते हैं? 20 साल में यूपीए का विन देखा, एनडीए के 2-3 विन देख लिए, इसके अलावा सब प्राइम क्राइसिस देख लिया, सत्यम स्कैम देख लिया, डीमोनेटाइजेशन देख लिया, कोरोना क्राइसिस देख लिया, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन देख लिया, और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारी और भी चीज़ें देख डाली। इन सब के बाद टॉप 10 कंपनियों की इतनी CAGR रही है। और हर बार एक इंटरेस्टिंग बात जो हम दोनों ने सुनी है सालों में, कि ये वाला जो है ना मंदी, ये अलग है। ऑब्वियसली अलग होगा तभी तो गिर रहा है, सेम होता तो क्यों गिरता? तो ये तो आदत है हमें सुनने की, लेकिन हर बार कोई नया आके यही समझाता है, नहीं ये अलग है, इस बार ही देखना कुछ और होगा, एंड में वही हो जाता है घूम के। सो वही अम्बरीश बालिका साहब से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि ये सब नाटक है जिसके कलाकार बदलते हैं, बिल्कुल, लेकिन स्टोरी सेम ही रहती है। देखिए, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में, सुमित मैं समझता हूँ 3 बेयर रन नहीं देखे। बेयर नहीं, हाँ। बेयर रन। हाँ, उसे गलत मत समझिएगा, वो बियर नहीं, बेयर कह रहा था। फ्राइडे है तो थोड़ा एडजस्ट कर लिएगा। नहीं वो ठीक है। तो 3 बेयर रन जिन्होंने नहीं देखे,
उन्होंने अभी मार्केट को ठीक से लर्न नहीं किया। कम से कम 1 या 2 तो जरूरी है, मतलब आपको टेस्ट पास करना है ना, तो 1 या 2 तो जरूरी है आपको। रीजन भी कि आपको सर्वाइवल तभी आता है ना करना। 2020 में लोगों के पोर्टफोलियो 60% साफ हो गए थे। एग्री। ठीक है, 60%, 40% इंडेक्स गिरा था, तो आप समझ लो कि मिड कैप स्मॉल कैप तो 60 से 70% उठ गया था उस समय पर। फिर जो पुराने प्लेयर्स थे, मुझे एक भी नहीं मिला जो उड़ गया हो, नहीं, और सबने मोटा पैसा कमाया, सबने। तो आप ये समझो कि जिनको पता है कि अगर नाव डूब गई है, नाव उसी समुद्र में नाव को खड़ा कैसे करना है, फिर उस पे बैठ के और फिर राइड करके कैसे बाहर जाना है अपने गंतव्य तक, तो ये एक बहुत बड़ी आर्ट है। और ये मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेड वॉर ब्रेड वॉर ये तो देखिए इससे बड़े बड़े बहुत सीधी सी बात है। आप इस बात को ऐसे समझो, एक ऐसा दिन आ गया था जब भारतीय बाजार 27 के मल्टीपल पर था, जो वर्ल्ड के सबसे महंगे मार्केट्स में से एक हो चुका था, शायद दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया था, या फिर एक दिन तो एक टॉपेस्ट ही आ गया था, सबसे महंगे ही हो गए थे। सरक के निफ्टी आ गया 19 के मल्टीपल पर या 18 के मल्टीपल पर। वो जो स्टीम था, ये तो निफ्टी है जो बेचारा वैसे ही सस्ता था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप तो 40-42 के मल्टीपल पे पहुंच गए थे, जो साफ हो के 25-26 पर आया। तो ये जो भी कभी महंगा होगा उसको ढूंढने या सस्ता करने के लिए कोई रीज़न उठ के आ जाएगा, और जब वो सस्ता हो जाएगा तो कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा, और जब कोई महंगा होगा तो कोई इसे बेचने को तैयार नहीं होगा। वो कहते हैं ना, तेजी में कोई सुनता नहीं है, मंदी में कोई सुनने लायक नहीं बचता। तो वैसी सिचुएशन आ जाती है हमेशा। लेकिन फियरलेस बनिए इस समय पर, जब आपको लग रहा है कि मार्केट अब थोड़ा क्राइसिस में है और आगे बढ़िए, एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो ETF खरीद लीजिए, म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, बल्क कर लीजिए थोड़ा सा। लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली चीज़ें हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन उसी डर के आगे जीत रहती है हमेशा, आई थिंक। हाँ, डर के आगे वैसे तो किसी ने कहा कि डर के आगे पेन होता है, लेकिन नहीं, वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, वो वाला पेन। लेकिन स्टॉक मार्केट में डर के आगे पेन होता है। नहीं, वो गेन था, पी गलत था। डर के आगे गेन होता है। एक हमारे बिजनेस में ही है, उन्होंने एक कपिल शर्मा के शो में कहा कि डर के आगे जीत होती है। नहीं, पेन होता है, डर के आगे पेन होता है। तो मुझे वो याद आ गया। तो खैर, अच्छा चलो, बहुत हो जाएगा, वरना बहते बहते तो एक घंटा कर देंगे। अगला हफ्ता बिल्कुल सुमित, अगले हफ्ते में केवल 2 चीजें, एक रिजल्ट्स, दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ भी स्टेटमेंट। अब तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट 4 साल हमें स्टडी करनी है। चाइना को लेकर क्या वो बोलते हैं, चाइना उनको लेकर क्या बोलते हैं। ये 80-100 रेशियो होता है रोज इनका, 180 फिर हुआ 120, 150। ये क्या एक दिन ऐसा आएगा हम अगले दिन बात कर रहे होंगे, तेरा 1500 मेरा 1200, ऐसे चल रहा होगा क्या सुमित? ये भी कुछ भी चल सकता है। देखिए, आप एक चीज बताओ, आप चाइना में बैठे हो, आप 100 रुपए का माल एक्सपोर्ट करते थे, अब वो 150 का हो गया, ठीक है, अमेरिका में। अमेरिका वाला खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। उसको और बहुत तेरे विकल्प है दुनिया जहां से खरीदने के लिए। उतनी क्वांटिटी नहीं मिलेगी, नो डाउट, लेकिन 150 में तो नहीं खरीदेगा 100 की चीज को। अब फिर उसको 200 कर दो, उसको 250 कर दो, उसको खरीदना तो है ही नहीं ना। वो तो मन बनाए बैठा है कि मुझे नहीं खरीदना, और वो बेचने वाले को भी पता है कि मेरा माल बिकेगा नहीं। अब आप MRP 100 रुपए की है, उसको 200 कर दो, 400 कर दो, उसको पता है कि माल तो मेरा बिकना ही नहीं है, कुछ भी करते रहो। तो ये तो अब बेफालतू का, ये मतलब बच्चों वाला प्ले होता है ना, कि जब हम इलॉजिकल हो जाते हैं तो फिर बहुत आगे तक बढ़ते चले जाते हैं। तो वो सिचुएशन चल रही है। वो तो अमेरिका चाइना की वो ज्यादा लंबी नहीं चलनी है। लेकिन हाँ, कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से रेशनल है। लाइक TCS के रिजल्ट्स ने कुछ पॉजिटिविटी दी इन टर्म्स ऑफ आउटलुक। तो उम्मीद कर रहे हैं स्ट्रीट की, भले इन्फोसिस के रिजल्ट्स आएंगे उतने पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ 2.2% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। विप्रो के रिजल्ट्स में भी डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी 2.1% की, तो उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। लेकिन हाँ, आउटलुक अगर ठीक इन्फोसिस ने दे दिया तो मुझे लगता है IT सेक्टर पूरा पलट जाएगा। TCS ने आधा काम कर दिया। एंजल वन के रिजल्ट्स आएंगे। एंजल वन के रिजल्ट्स इस क्वार्टर में तो देखिए ब्रोकिंग इंडस्ट्री चली ही नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम में तो रही है। ब्रोकिंग नहीं बनी, लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे थे, तो कहाँ से ब्रोकरेज बनती, कमीशन कहाँ से बनता, तो वो थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ और पैट ग्रोथ दोनों नेगेटिव आने वाली है। HDFC बैंक के नतीजे आएंगे शनिवार को। अब नेक्स्ट वीक जो होगा तीन ट्रेडिंग नहीं, अच्छा ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक जो है आपके पास आज से लेके मंडे तक छुट्टी, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे काम, फिर फ्राइडे से लेके संडे फिर छुट्टी।
तो आपको सिर्फ 3 दिन झेलना है ट्रम्प साहब की उतार चढ़ाव को, बाकी दिन वो अपने आप वीकेंड पे एडजस्ट होता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन 3 दिन ही वो भारी लग रहा है, पड़ ना जाए कहीं ना कहीं। नहीं, अब देखिए, वैसे तो ब्रॉडली देखिए, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन ब्रॉडली जब उन्होंने 9 जुलाई तक के लिए टैक्स डाल दिया, तो अब वो शायद आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट देंगे। और कल मैं उनका पढ़ भी रहा था कि अगर 9 जुलाई के बाद भी जरूरत पड़ेगी तो वो रिव्यू कर लेंगे, उस टाइम लिमिट को और बढ़ा सकते हैं। तो वो एक रिलीफ है अभी वहां से। अब वो जो बोलना है उन्हें चाइना के खिलाफ बोलेंगे। HDFC बैंक के रिजल्ट आएंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेक्स्ट वीक थोड़ा वॉलेटाइल रहेगी, IT निफ्टी वॉलेटाइल रहेगी। तो आपके जो मेजर इंडिसेस हैं वो दोनों आपको कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। HDFC AMCs के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक रहेंगे, करीब 14.5% की ग्रोथ पैट में और 32.5% रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी। HDFC बैंक के रिजल्ट्स फ्लैट से आएंगे, करीब 5.5% की ग्रोथ इंटरेस्ट इनकम में और करीब 3.25% की इनकम इनकी पैट में बढ़ती हुई दिखाई देगी। एरिडा के रिजल्ट है मंगलवार को, लेकिन उस पर कोई ब्रोकरेज एस्टीमेट्स नहीं है तो हम उसको बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जितने भी एस्टीमेट्स हैं ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट से लिए गए हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट वीक रहेगा वो रिजल्ट्स के आउटलुक के आधार पे कम से कम ठीक होगा। रिजल्ट्स तो उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं किसी भी कंपनी के, बहुत ज़्यादा। बैंकिंग से कुछ उम्मीद है, बाकी किसी से उम्मीद ऐसी लग नहीं रही है। एक चीज़ ये है, एक 2 सेक्टर इस पर आप नज़र रख सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। एक तो रहेगा FMCG, क्योंकि FMCG इस हफ्ते भी आउट परफॉर्म करके गया है कंपेरेटिवली। वैल्यू वाइज तो बेटर हो ही गया है। क्रूड का नीचे आना इन लोगों के लिए अच्छा होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है, बाकी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो जो एशियन पेंट जैसी कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियरी एक बार को ये हो सकता है। दूसरा कुछ हद तक फार्मा भी, क्योंकि फार्मा में भी अभी टैरिफ अभी जब टली गया है तो जिस वजह से फार्मा तोड़ा था वो वजह थोड़े हद तक के लिए पीछे चली गई है। सो अभी के लिए तो सिचुएशन बेटर लगेगी। और वैसे भी किसी मेरे ख्याल से ऑन रिकॉर्ड तो कहीं नहीं बोला ना कि फार्मा में कोई टैरिफ आएगा। हमेशा यही किसी एक रिपोर्टर को बोल दिया है, कहीं बोल दिया, लेकिन कुछ स्टेटमेंट तो नहीं आया व्हाइट हाउस से। ऑन रिकॉर्ड उनको जरूरत क्या पड़ती है, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड वो बराबरी करके चल रहा तो है। सब बराबर करके चल रहे हैं। व्हाइट हाउस से कोई स्टेटमेंट नहीं है। व्हाइट हाउस क्या करेगा, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। वो तो उन पर तो ट्रस्ट वो करना तो मुश्किल ही है। वो आज बोल देंगे कि फार्मा पे टैरिफ लगा रहा हूँ, फिर कल बोल देंगे नहीं हटा रहा हूँ। 15 देशों पर लगा देंगे कि 15 देशों से जाओ फार्मा नहीं, दवाइयाँ नहीं लेंगे। फिर अगले दिन बोल देंगे कि नहीं 5 से ले लेंगे, 5 ने हमें फ़ोन कर लिया है, बाकी 10 से नहीं लेंगे। अगर बाकी 10 के लिए भी दरवाजे खुले, अगर जो हमें फ़ोन करेगा, बात करेगा, हम उसको छोड़ देंगे। तो उनकी सिचुएशन तो वो है कि आइए और मुझे मनाइए। तो अब नहीं, आपको क्यों मनाएंगे? अच्छा, ट्रम्प साहब को अब वो ट्रम्प साहब का मानना है कि आइए मुझे मनाइए और मेरी थोड़ी खुशामद कीजिए, फिर मैं अगर अच्छा लगा तो मैं आपको मोहलत दे दूंगा। वो तो चाइना अड़ गया तो ये पूरी दुनिया के लिए पॉजिटिव हो गया। हाँ। कि सबके टैरिफ माफ हो गए। अगर चाइना घुटने टेक देता तो वो किसी से ट्रेड डील नहीं करते इजीली। एग्री। तो ये मुझे लगता है कि चाइना का फंसना सारी दुनिया के लिए पॉजिटिव हो गया फिलहाल तो। चले खैर, लेकिन ये चीज़ें लग तो रही हैं कि शायद अगले सेशन में या अदरवाइज जाते जाते चीज़ें थोड़ी बेटर करते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो अब अगले हफ्ते के लिए ट्रिगर हैं थोड़े से कम, छुट्टियां हैं थोड़ी ज़्यादा, तो पहले तो एंजॉय करिए अपनी छुट्टियों को। फिर धीरे धीरे अब हम, क्योंकि उसके अगले हफ्ते जब हम आएंगे ना, तब होगी हमारे पास रिजल्ट्स की एक बड़ी सूची, क्योंकि तब तक मिड कैप अपनी रिजल्ट देना शुरू कर देगी। अभी तो मिड कैप इतने आगे आए नहीं है, लेकिन उसके बाद से मिड कैप की जो सूची है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। फिर हम स्लोली एंड स्टेडली एक्सपायरी की तरफ भी जा ही रहे होंगे, तो वो भी एक बड़ी चीज़ होगी, इसको आप देखेंगे। और हैवी एक्सपायरी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम लास्ट वीक में मित्तल से बात कर भी रहा था कि अप्रैल जब शुरू हुआ था तो एडवांस डिक्लाइन 2.5 था। हाँ, वो जो नंबर था वो 2.5 था। अब वो घटा के वापस 1.17 आया है। जो एक कंफर्टेबल रीजनेबल नंबर है। इस बार अच्छा क्या है, आज हम 11 तारीख को बैठे हैं और अभी तक हम एक छुट्टी मना के आए, तो सेशन वैसे ही कम थे, एक छुट्टी और हो गई। अब हम लौटेंगे जब 19 तारीख को बात करने के लिए अगली बार, फिर आपके पास सेशन कम ही होंगे। बिल्कुल। सो धीरे धीरे इस पूरे ही महीने में सेशन कम है और एक्सपायरी का नंबर, जो एडवांस डिक्लाइन का नंबर है, वो उतना सीवियर भी नहीं है। अब की बारी की जो गिरावट हुई भी है मंडे को, उसमें कोई इतनी खराब गिरावट नहीं थी कि, मतलब ब्रॉडर बेस भी थी, लेकिन इतनी कोई भयावह नहीं थी जो फरवरी में हम देख कर आए। तो मैंने ज़्यादातर सब जानकारों से पूछा भी ये बात कि क्या इंटेंसिटी ऑफ पेन जो हम देख कर आए सिस्टम में फरवरी में, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं या अभी और आएगा। तो एक इंटरेस्टिंग जवाब आया कि सेंटिमेंट वाइज तो हाँ देख चुके हैं।
लेकिन नंबर वाइज आएगा कि नहीं आएगा कहना मुश्किल है। देखिए सभी ने जितने भी बड़े एक्सपर्ट, मैं जो नॉर्मल वाले एक्सपर्ट हैं उनकी बात नहीं है, बड़े एक्सपर्ट की जो राय है वो यही है 21,500 22,000 के बीच में कहीं बॉटम है। और आप उसको डेटा में भी देख सकते हैं, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। फरवरी का बॉटम, मार्च का बॉटम, अप्रैल में जो अभी बॉटम लगा, वो सारे उसी रेंज में जा जाकर टच होकर आ रहे हैं। तो ठीक है ना, 21,500 22,000 की रेंज में ठीक है, हम बॉटम मान रहे हैं, तो ज़्यादा दूर तो नहीं है बॉटम से अभी भी। अब आज मेरी आनंद राठी वेल्थ के उनसे बात हो रही थी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, वो बोल रहे थे कि यार 14% की ग्रोथ अगर ईपीएस में आ गई ना, आप देखना निफ्टी नए ऑल टाइम हाई लगा देगा। 14% की ईपीएस ग्रोथ, मतलब आप समझो ना, 14% की ईपीएस ग्रोथ अगर निफ्टी कंपनियों में आ जाती है, जो कि अमूमन आती है, 12-14% की ग्रोथ आ जाती है, तो अगर उतनी आ जाती है तो आप 18 का पी मल्टीपल देते हो ना, 18-20 का पी मल्टीपल देते हो, उस हिसाब से आपकी ग्रोथ देख लेना आप अगर यहाँ से 20% मार्केट चला तो आप कहाँ होगे, ऑल टाइम हाई पर हो जाओगे, बात खत्म। तो अभी ये 6 महीने का है, थोड़ा सा अनसर्टेन पीरियड, थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन उसके बाद चलना ही है मार्केट। तो एंड ऑफ द डे आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा आराम से एक्यूमुलेट करिए, अच्छी चीज़, अच्छा दाम, ये जहां आपको मिले उसको छोड़िए मत, एटलीस्ट कुछ तो शुरुआत करिए, ज़्यादा कम तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट करते रहिए। बाकी गोल्ड और क्रूड में बात करना ज़रूरी था। क्रूड बहुत बुरी तरह टूटी है, $62-63 करीब पहुंच रहा है। हाँ, क्रूड में एक अच्छी चीज़ पता है क्या हो रही है, मैं एक सेक्सो बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने बैंक की सेक्सो बैंक की रिपोर्ट है, तो उन्होंने वो सुना ही नहीं पड़ा इसलिए पूछा। नहीं ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जो क्रूड की डिमांड है वो आने वाले समय में बढ़ने वाली नहीं है इजीली, क्योंकि चाइना ने जो टैरिफ चाइना पर लगे हैं ना, उस वजह से चाइना की डिमांड नहीं आएगी क्रूड को लेकर, और चाइना बड़ा कंज्यूमर है। डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो है, क्योंकि वो ओपेक प्लस कंट्रीज ने जो सप्लाई बढ़ाई है उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो क्रूड चलने वाला नहीं है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमारी एंजॉय भी कर रही हैं, HPCL, तो नहीं उसमें, लेकिन उसमें फ़ायदा पेंट्स, फ़ायदा एविएशन, बिल्कुल फ़ायदा FMCG, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, इनको, और कोई बचता है। एक नुकसान होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत साल पहले मित्तल ने मुझे बताया था, उसका नुकसान होता है AC कंपनियों को, स्पेशली वोल्टास को, याद है क्योंकि मिडिल ईस्ट से रेवेन्यू आता है उनका बहुत ज़्यादा, वो टूट भी गया था। अभी जब आप देखोगे ना, अब गर्मियां आ रही हैं, अब लोग सोच रहे हैं कि AC की डिमांड बढ़ेगी। भाई AC की डिमांड बढ़ेगी, मैं उस दिन देख रहा था कि वोल्टास का शेयर 5 या 7% नीचे था। अब ये 30-32% रेवेन्यू उनका वहाँ उस रीजन से आता है। अब अगर क्रूड गिरेगा तो उनका वो रीजन ही गिर जाएगा वहाँ से। तो जितने भी ये एपैक रीजन या फिर ये कह लीजिए जो आप मिडिल ईस्ट रीजन से काम करते हैं ज़्यादा, उनके बिजनेस के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। सो उसमें कुछ हद तक LNT भी रहता है, लेकिन LNT का बहुत बड़ा बिजनेस में छोटा हिस्सा वहाँ से आता है। लेकिन LNT हुआ या जो खाड़ी देशों में जिन्हें कहते हो आप सप्लाई करते हैं, जो भी बड़े लोग, उन लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि उनके रेवेन्यूज क्रूड से सबसे ज़्यादा है। क्रूड नीचे आएगा तो उनके लिए थोड़ा डैमेज होगा। सो हो सकता है ये भी एक इम्पैक्ट रहे। लेकिन सबसे बढ़िया सेक्टर जो पूरी मंदी में अब तक रहा है वो रहा है लिकर, जहाँ बहुत इम्पैक्ट नहीं आया है। मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स को तो मैं देख रहा था, इसलिए मुझे पता है वो 1500 का यूनाइटेड स्पिरिट्स 1400-1300 के आसपास घूम रहा है इस मंदी में। तो उनके लिए तो अच्छा है ना सुमित। आप देखो ना कि क्रूड नीचे, उसके बाद क्या होगा, इथेनॉल नीचे। इथेनॉल नीचे तो मोलासेस जो बनता है, मोलासेस और वो सारा जो प्रोसेस बनता है, वो डाइवर्ट का होना है। वो डाइवर्ट होना है फिर लिकर कंपनीज के लिए। ANA जो बनता है, और जो ये भी लिकर कंपनियां भी तो एक तरह से जूस ही यूज़ कर रही है ना, तो उनका भी एक रॉ मटेरियल आ रहा है शुगर सेक्टर से। तो अब शुगर सेक्टर जब मार झेलेगा कि इथेनॉल बिकेगा ही नहीं, जब क्रूड 60 पे आ जाएगा तो इथेनॉल कौन 60 पे लेगा। तो आप ऐसे समझो, तो इथेनॉल की डिमांड कम हो जाएगी। आप सारे शुगर शेयर देखो, सारे नीचे है। इसीलिए ऐसा नहीं कि शुगर की डिमांड कम हो गई, लोगों ने चीनी खाना डिमांड तो छोड़ कभी दिया, होता ही नहीं है ना। वो प्रॉब्लम ये है केवल कि इथेनॉल के प्राइस नीचे, तो क्रूड के नीचे, और उसके बाद लिकर कंपनीज की रॉ मटेरियल कॉस्ट कम, सीधा बेनिफिट। और दूसरा डिमांड में कोई दिक्कत आती नहीं, कोई दिक्कत आती नहीं, कभी डिमांड दिक्कत नहीं आती, तो वो भी है ही। खैर ये सब बातें तो हम करते रहेंगे, फ्राइडे है तो आगे की बातें बाद में होगी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इस कार्यक्रम को समेटते हैं। बहुत देर तो हमने चर्चा करी ली इसके ऊपर, और बाकी आप लोग से मुलाकात करते हैं अगले हफ्ते, छोटे हफ्ते में एक बड़े डेटा के साथ आप लोग से मुलाकात करेंगे।
और अगली बार भी आप लोग हमसे जुड़िए। कोई भी निवेश अगर आप लोग कर रहे हैं हमें सुनकर, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय एक बार को ज़रूर ले लीजिएगा। बिल्कुल। और बाकी मुलाकातों वैसे की तो हमने स्टॉक की तो बात नहीं की, हमने नहीं, तो फिर बस भी एक अगर आप लोगों ने broader सुन idea लिया हो दिया कहीं है। कुछ, नहीं तो भी आप वित्तीय But सलाहकार की हाँ, राय ले एक लीजिएगा। चीज और सुमित, जितना प्यार हमें मिल रहा है ना दोनों को, और मतलब ये मैं दर्शकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इतना बढ़िया मैसेजेस लिखते हैं ना। जब ये वीडियो हमारा रिलीज होता है संडे को 12 बजे, तो उसके बाद जब संडे को हम देखते हैं ना रात को 8 बजे 9 बजे, तो बड़ा दिल को खुशी मिलती है कि लोग बढ़िया, इतना आप प्यार लोग करते हैं। देखिए, फीडबैक बिल्कुल, दीजिए, feedback इम्प्रूवमेंट का स्कोप बताइए कहाँ पर है, और बेटर करेंगे इसको हम। और बाकी आप लोग से मुलाकात होगी अब अगले संडे को 12 बजे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।